सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है, जैसा कि हम हमेशा मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है, इसको हमने नाम दे दिया Q। और अब अगर यहां से r दूरी पर कोई बिंदु है और अगर मैं आपको बोलूं कि इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आपको मालूम है, आप ये जानते हैं, ये हो जाएगा Q/r²। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, Q/r²। और यहां पे जो स्मॉल k है बच्चा, इसका मान मालूम है क्या, 1/4πε0। अगर माध्यम वायु या निर्वात है तब तो k का मान क्या होगा, 1/4πε0 होगा। और अगर वायु या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम है तो आप उस माध्यम के कैपिटल K यानी कि परावैद्युतांक से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। कितना क्लियर है। और अब अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु में विभव कितना होगा, तो ये भी हमने ज्ञात कर रखा है। इस बिंदु पर विभव हो जाएगा K, स्मॉल k ना, स्मॉल k, ये वाला K 1/4πε0 वाला K Q/r। और अब जरा ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होगी। अगर ये आवेश धन आवेश होगा तब यह विद्युत क्षेत्र यहां से बाहर की ओर होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। विद्युत क्षेत्र धन आवेश से निकलता है और ऋण आवेश की तरफ आता है, ये आप जानते हैं। तो अगर यह धन आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र इससे दूर जाएगा, और अगर यह ऋण आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र इसकी तरफ आएगा। यह विद्युत क्षेत्र की कहानी हो गई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। लेकिन अगर हम लोग बात करें विभव की, तो विभव एक अदिश है। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, जब इस Q की बात करोगे ना तो इसको चिन्ह के साथ रखना है बच्चे। किसके साथ रखना है, चिन्ह के साथ रखना है, चिन्ह सहित। किसके साथ, चिन्ह सहित रखना है। अगर ये धन आवेश होगा तो यहां धन रखेंगे तो विभव क्या हो जाएगा, धनात्मक विभव हो जाएगा। अगर ये ऋण आवेश होगा तो यहां ऋण रखेंगे तो V क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये आपने पढ़ा है कि धन आवेश का विभव धनात्मक होता है और ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होता है। तो ये तो हमको मालूम है कि अगर कोई बिंदु आवेश है, अगर कोई आवेश है, तो उसे r दूरी पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रखी है, हमने विभव भी ज्ञात कर रखा है। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, देखिए अगर मैं आज स्थितिज ऊर्जा बोल रहा हूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा हूं। काफी लंबा, ये एक लंबा चौड़ा नाम हो जा रहा है। तो अगर मैं आज बात करता हूं स्थितिज ऊर्जा की तो आप समझ जाइएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। तो बच्चे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विभव इतना होगा। लेकिन एक अकेला अगर बिंदु आवेश है, उसके कारण अगर किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा की बात करी जाए तो याद रखिएगा शून्य होता है। इसको मैं लिख देता हूं, एकल आवेश के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बच्चे कितनी होगी, ये 0 होगी। याद रखिएगा, एक अकेले आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। एक्चुअली में जो स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो निकाय के लिए परिभाषित है। किसके लिए परिभाषित है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय, आवेशों के निकाय लिख देता हूं क्योंकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के निकाय के लिए ही होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। हमेशा किसकी बात होगी, सिस्टम ऑफ चार्जेस। चार्ज का जो सिस्टम होगा
आवेशों का निकाय होगा, उसके कारण या उस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे हम लोग। एक अकेले आवेश की स्थितिज ऊर्जा ना, एक अकेले आवेश की स्थितिज ऊर्जा ना, वो जीरो हो जाएगा। हम किसकी बात करेंगे? हम आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। ओके, हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। और अब अगर आप क्लास 11 बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं या काम चलाओ भी पढ़कर आए हैं तो आपको पता है कि हम किसी भी सिस्टम के, ध्यान दीजिएगा, ये पहला पॉइंट मैंने बता दिया। पहला पॉइंट क्या कि अगर कोई सिंगल चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? नहीं मालूम, जीरो। नहीं मालूम, जीरो। ओके, अगर सिंगल चार्ज है, अगर अकेला आवेश है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? शून्य होगा। और दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है, अगर आवेशों का निकाय है या कोई भी निकाय है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी हमको नहीं मालूम है। हम किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा नहीं जानते हैं। तो भी हम जानते क्या है? हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी को नहीं जानते, हम किसी भी निकाय के स्थितिज ऊर्जा को नहीं जानते। हम किसको जानते हैं? हम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को जानते हैं। जरा समझिएगा, इधर जरा समझिएगा यार। देखिए, कोई भी चीज आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। बस आपका ध्यान चाहिए मेरे को। मान लो मेरे पास दो आवेशों का निकाय है, ये इनिशियल लिख रहा हूं, मतलब प्रारंभिक अवस्था में दोनों आवेश देखिएगा कैसे हैं, ये इनिशियल और ये फाइनल। क्या चेंज होने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है, हालात और जज्बात में क्या बदलाव होगा, देखिएगा। मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में एक आवेश Q1 यहां पे हो गया, एक आवेश Q2 यहां पे हो गया। ओके, दूरियां हैं उन दोनों के बीच। अब मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं, जस्ट मैंने मान लिया कि ये धन है, ये ऋण है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो क्या होगा? दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आएंगे, दो दिल मिल रहे हैं, मगर धीरे धीरे। कंडीशन बता दिया मैंने, मगर धीरे धीरे। तो अब देखिए, मुझे नहीं पता कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा यहां पर क्या है। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा मुझे नहीं पता है, या इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा मुझे नहीं पता है। दोनों एक ही निकाय है, अवस्था अलग अलग है, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, अभिविन्यास अलग अलग है। यहां पर दो आवेश देखिए ज्यादा दूरी पर है, निकाय में कुछ परिवर्तन होता है, दोनों आवेश एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अगर मैं मान लूं कि ये इनिशियल है, यहां का पोटेंशियल एनर्जी ui अगर मैं मान लेता हूं तो मुझे नहीं मालूम ui कितना होगा। अगर ये फाइनल है तो मुझे नहीं मालूम ये uf कितना होगा। मुझे इनिशियल नहीं मालूम, मुझे फाइनल नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी है। हम किसी भी निकाय के स्थितिज ऊर्जा को नहीं जानते। हम क्या जानते हैं? हम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को जानते हैं। हम किसी भी निकाय के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चा? uf फाइनल माइनस ui इनिशियल। uf फाइनल हो जाएगा, ui इनिशियल हो जाएगा। यानी कि निकाय के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, देखिए इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, निकाय की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, यानी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन हुआ होगा। हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकाला जाता है जरा ध्यान दीजिएगा। क्या आप अच्छे से पढ़कर आए हैं? क्या आपने क्लास 11 अच्छे से पढ़ा है? क्या आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई की है? अगर नहीं की है तो यह सिर्फ आपके लिए है, जरा ध्यान दीजिएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो किसके इक्वल होता है? ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत अच्छी चीज लिखने वाला हूं। संरक्षी बल द्वारा किए गए संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है बच्चा। ये आपने पढ़ा होगा। अगर आप क्लास 11 वाकई में अच्छे से पढ़कर आए हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अब सवाल यह है कि यह संरक्षी बल क्या है? देखिए, इसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में भी की थी कि संरक्षी बल वह बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, रास्ते की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, रास्ते पर निर्भर नहीं करता। यह केवल किस पर निर्भर करेगा? यह केवल निर्भर करता है प्रारंभिक, जिसको मैं इनिशियल से दिखा रहा हूं, अंतिम जिसको मैं फाइनल से दिखा रहा हूं।
ये केवल और केवल किस पे निर्भर करता है? इनिशियल और फाइनल पे निर्भर करता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, एक ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पे निर्भर करता है, पथ पे निर्भर नहीं करता। इधर से जाइए या इधर से जाइए या इधर से जाइए या इधर से जाइए, कार्य उतना ही करना पड़ेगा अगर संरक्षी बल काम कर रहा है तो संरक्षी बल क्या है? एक ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो असंरक्षी बल क्या होगा? असंरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। ओके, चलिए अब आप यहां पर, अच्छा मैं इसको थोड़ा अंग्रेजी में लिखूं क्योंकि मुझे अंग्रेजी की जरूरत पड़ने वाली है। मैं यहां पे इसको अंग्रेजी में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लेकर आगे नहीं बढ़ सकते ना हम लोग। क्या लिख देता हूं मैं? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, डब्ल्यू यानी कि काम, वर्क डन किया गया काम किसके द्वारा? संरक्षी बल को अंग्रेजी में कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चा सीखिए, आप अंग्रेजी भी सीखिए, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, संरक्षी बल के द्वारा किए गए काम के ऋणात्मक मान के बराबर होता है क्या? निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब ये संरक्षी बल क्या क्या होते हैं यार? देखो, हम दो प्रकार के तो हमको अच्छे से मालूम है। एक हो जाता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, ये संरक्षी बल है। और एक यहां पे हमने अभी पढ़ा है स्थिर वैद्युत बल, ये दोनों ही संरक्षी बल हैं। और क्योंकि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां पे बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, तो हम किसको लेंगे? हम ये लेंगे, स्थिर वैद्युत बल लेंगे। जब आप गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो आप गुरुत्वाकर्षण बल लेंगे। तो यहां पर देखिए, हम बिल्कुल भी किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते, हम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकते हैं। और यह परिवर्तन किसके इक्वल होता है? संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। एक और तरीका है, संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। बिल्कुल, ये 100% सही है, 60% सही है, 60%। कोई भी हालात हो, कोई भी जज्बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, एकदम सही है। लेकिन इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य, यानी कि बाह्य बल समझ है ना, जो एक्सटर्नल एजेंट्स काम करेगा, जो बाह्य कारक काम करेगा, बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के भी बराबर होता है ये। लेकिन वहां पर कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं, कुछ, अच्छा मैं लिख देता हूं, सशर्त। सशर्त का मतलब समझ जाएंगे आप? कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड देयर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, इसके तो इक्वल होता ही है, इसके भी इक्वल हो सकता है। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? देखिए, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में लिखना तो आसान होता है। UF माइनस UI, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ W कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो मैं बता चुका हूं, कंजर्वेटिव फोर्स के काम के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। लेकिन जो बाह्य बल काम करेगा, एक्सटर्नल एजेंट के काम के धनात्मक मान के बराबर होगा। ये देखिए, यहां पॉजिटिव लगा हुआ है, इसके तो इक्वल होगा, 100% इक्वल, एकदम सही है, ये हर परिस्थितियों में लागू होता है। लेकिन यहां हमने क्या बोला है? सशर्त, विशेष परिस्थितियां लगेंगी। और विशेष परिस्थितियां क्या है, इसको याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूं कि ये वहीं पर मान्य है जहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? यानी कि स्पीड, यानी कि चाल में, स्पीड में परिवर्तन नहीं, स्पीड में परिवर्तन नहीं, स्पीड में परिवर्तन नहीं, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चाल में कोई परिवर्तन नहीं का क्या मतलब है? कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए, कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो जब बाह्य बल काम कर रहा है, मान लीजिए कि देखो यहां पे जो स्थिर वैद्युत बल है, वो तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये लेकर आया होगा इनके पास, ये कंजर्वेटिव फोर्स का काम हो जाएगा, उसके ऋणात्मक मान के इक्वल होगा। यहां पे जो
पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, जो स्थिर वैद्युत आकर्षण जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है इस संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। लेकिन मान लो कि मैं इन दोनों को पास लेकर आया हूं, मैंने बाहर से बल लगाया है, बाहर से बल लगाकर मैं इन दोनों को पास लेकर आया हूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इस काम के इक्वल हो सकता है। इन कंडीशन क्या है कि इन दोनों को बहुत धीरे धीरे लाना है, इतना धीरे धीरे लाना है कि यहां पे कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए, कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आप देखो, आपने कहीं भी परिभाषा पढ़ा होगा, चाहे वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, वहां पे साफ साफ लिखा होता है बिना किसी त्वरण के। लेकिन आप समझ नहीं पाते कि यार किए गए कार्य के इक्वल तो होता है, लेकिन बगल में ऐसा क्यों लिखा हुआ है बिना किसी त्वरण के। तो आज हम आपको रीजन बताएंगे। बिना किसी त्वरण के मतलब, बिना किसी त्वरण का मतलब क्या है कि त्वरण शून्य होना चाहिए, कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ये कब नहीं होगा, वहां पे कंडीशन क्या है, कोई वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा बच्चा, कोई वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का घर्षण नहीं, यानी कि कोई भी किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तब जाके ऐसा कंडीशन भी फॉलो हो सकता है कि बाह्य बल द्वारा किए गया कार्य भी इस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो सकता है। तो ये कब लगेगा, जब ये कंडीशन होगा, जब ये हालात वहां पर बन रहे होंगे, तब की बात है। ये तो 100% है, ये 99.9% केसेस में ऐसा संभव है, क्योंकि 99.9% केसेस में आपको एयर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, आपको घर्षण नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन क्या सही में ऐसा लिखा जा सकता है, क्या कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है उसका नेगेटिव मान, जो ऋणात्मक मान है, क्या सही में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के धनात्मक मान के बराबर हो सकता है? हाँ चलो मान लिया कंडीशन है, तो क्या तो भी से क्या ये संभव है? बिल्कुल है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 11 में। क्लास 11 में आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए आपको लग रहा होगा कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मन में एक भी शंका या एक भी संदेह नहीं होना चाहिए, और उसके लिए आपको सब चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं। आपने बोला सर ठीक है, आप केवल परिवर्तन बता सकते हैं, परिवर्तन को ऐसे लिखा जा सकता है, परिवर्तन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्या सही में लिखा जा सकता है? बताते हैं लिखा जा सकता है कि नहीं। देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बोलता है कि कोई भी काम करे जो किया गया कुल कार्य होता है, डब्ल्यू नेट लिख देता हूं, डब्ल्यू नेट कुल कार्य किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। यही है कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब यहां पे देखिए कोई एयर रेजिस्टेंस है नहीं, कोई फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है। यहां पे काम कौन कर रहा है? मान लो कंजर्वेटिव फोर्स ले लेते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ले लिया, CON लिख दिया, यानी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, प्लस आप यहां पे नॉन कंजर्वेटिव भी लिख सकते हो, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव तो है नहीं। नॉन कंजर्वेटिव में कौन आएगा? एयर रेजिस्टेंस आएगा, फ्रिक्शन आएगा, है नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। और एक आप एक्सटर्नल वर्क ले लो, ठीक है। तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब ये 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंडीशन लगा रखा है ना कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल का वर्क डन शुड बी 0, बराबर होना चाहिए। उस कंडीशन में जो एक्सटर्नल वर्क डन है, यानी बाहर वाला एजेंट, बाह्य कारक जो काम करेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के ऋणात्मक मान के बराबर हो जाएगा। इस नेगेटिव को इसके पॉजिटिव के बराबर लिखा जा सकता है। सही है। इस जो संरक्षी बल है उसके ऋणात्मक मान को बाह्य बल के द्वारा किए गए काम के बराबर लिखा जा सकता है। कंडीशन ये होना चाहिए। क्लियर है? ये क्या ये क्लियर है? और हम लोग मैक्सिमम टाइम यही यूज करेंगे। इसकी जो हम कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं जाएंगे, हम तो बाह्य कारक है ना भाई, हम तो एक्सटर्नल एजेंट हैं, हम तो MI के एजेंट हैं, हम तो रॉक एजेंट हैं। देखो मजाक कर रहा हूं, सच्ची मत समझ लेना कि रॉक एजेंट हो, तो हम तो भाई एक्सटर्नल एजेंट है, तो हम इस वाले को लेके चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 99.9% केसेस में आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी तक क्या क्या चीजें मैंने क्लियर किया है कि आप किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा को नहीं बता सकते, आप केवल स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को बता सकते हो। और ये एक्सटर्नल जो कारक होगा, जो बाह्य कारक होगा, उसके द्वारा किए गए काम के बराबर होता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आप बोल रहे हो कि हम
कि सर आप बोल रहे हैं कि हम किसी कहाँ गए सर आप बोल रहे हैं कि हम किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा को नहीं बता सकते, लेकिन बुक में तो दिया है। बुक में क्या दिया है बच्चा? बुक में दिया है कि U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R। ये ऐसा दिया है फॉर्मूला, किसके लिए? दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेश निकाय के लिए ये तो दिया हुआ स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R, के का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे गोटी करना है आपको, गोटी आने की आपको थोड़ा चाल चलना है। देखिए चाल कैसे चलेंगे, देखो हमने नहीं, मैंने नहीं चला है, ये हमारे जो फिजिसिस्ट होते हैं, हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, हमारे जो भौतिक शास्त्री होते हैं, उन्होंने बोला ऐसे कैसे चलेगा यार, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? जब तक किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये कंडीशन लगा हुआ है कि हम लोग निकाल नहीं सकते, केवल परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम परिवर्तन ही निकालेंगे, हम परिवर्तन ही निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, चलो मान लेते हैं कि मेरे पास दो आवेशों का निकाय है। एक पहला आवेश Q1 ये रहा, और यहां से R दूरी पर ये रहा दूसरा आवेश Q2। ये एक निकाय बन गया। इस निकाय के मुझे क्या चाहिए? स्थितिज ऊर्जा चाहिए। लेकिन हमारे हाथ जो हैं बंधे हुए हैं कि हम केवल परिवर्तन निकाल सकते हैं, निकाय किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते। तो हम बोले ठीक, हम उन्हीं बंदिशों में रहकर काम करेंगे, हम उन्हीं लिमिटेशंस में काम करेंगे, लेकिन हमें जो चाहिए हम पा के रहेंगे, हमें जो चाहिए हम लेकर आएंगे। ठीक बोले? ठीक। तो बोले ठीक है, मुझे इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा चाहिए। ओके, अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि अनंत की बात, अनंत मतलब इनफाइनाइटली, बहुत दूर है कोई चीज, मुझे नहीं पता कहां पे है, अनंत पे है, मान लो अनंत पे, ये फॉर्मूला आप संभाल के रखिए, इसको हम लेकर आएंगे। तो अनंत, पहले मान लो कि अब ये दोनों आवेश कहां पे है? अनंत पे है। देखो बच्चा ये फाइनल है, ये फाइनल है, यानी कि ये अंतिम स्थिति है, इसे बनाया गया है, व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, और व्यवस्थित करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको कार्य करना पड़ता है। Q1 और Q2 R दूरी पर हैं तो इन्हें लाया गया है। अब देखो कहां से लाते हैं, हम लोग बोलते हैं यार हम लोग इनको अनंत से लेकर आएंगे। अनंत इधर कहीं बगल में है, वैसे बहुत दूर है अनंत। अब मान लो कि अनंत पे, अब देखो ये चीजें यहां पे पहले नहीं है, पहले प्रारंभिक अवस्था में दोनों कहां पर हैं? ये दोनों आवेश अनंत पे हैं। आवारा हवा का झोंका हूं, निकला हूं पल दो पल के लिए। तो ये दोनों आवारा आवेश हैं भाई, कहीं भी अनंत पे घूम रहे हैं। मुझे क्या करना है? मुझे एक निकाय बनाना है। ठीक है, और निकाय में क्या क्या है? एक आवेश Q1 है, वही वाला Q1 है, और एक आवेश Q2 है, दोनों R दूरी पर हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस आवेश Q1 को पकड़ के टिड़क यहां लेकर आऊंगा। ठीक है, इसका कोई भी नाम दे दीजिए आप बिंदु का। फिर मैं किसको लेकर आऊंगा? आवेश Q2 को लेकर आऊंगा टिड़क, जो कि इसे R दूरी पर है, मेरा निकाय बन जाएगा। मुझे उसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा चाहिए। तो अब मैं अगर देखूं कि प्रारंभिक अवस्था में ये दोनों कहां पर है? ये दोनों अनंत पे हैं। और अब आपको पता है कि अनंत पर पोटेंशियल जीरो होता है, अनंत पे विभव जीरो होता है, और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है? अनंत पर स्थितिज ऊर्जा भी जीरो होती है। यही प्रारंभिक स्थिति है बच्चे, पहले समझो। ये आपको मिला नहीं है, ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। ओके, ये अनंत पे Q1 Q2 आवेश भटक रहे हैं, मंडरा रहे हैं, आप इनको व्यवस्थित करके ये बनाओगे। तो इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में आवेश कहां पे है मान लेते हैं हम लोग? प्रारंभिक अवस्था में हम ये मान लेते हैं कि आवेश अनंत पे हैं, और अनंत की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अनंत की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। अनंत पे अगर कोई भी निकाय है, कितने भी आवेश हैं, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में है, किसी भी अभिविन्यास में है, तो अनंत पे स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। और अब हम क्या करते हैं? Q1 को लेकर आते हैं, Q2 को लेकर आते हैं। ठीक है, तो अब यह फाइनल स्थिति है। मान लेते हैं कि इस वाले स्थिति में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? UF है। ओके, UF है, तो बिल्कुल सही कहा था। हम लोग किसी निकाय के स्थितिज ऊर्जा को नहीं निकाल सकते, हम परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो पहले ये निकाय मेरा कुछ ऐसा था, अब ये मेरा निकाय कुछ ऐसा हो गया है, तो मैं परिवर्तन निकाल लेता हूं। परिवर्तन निकालने के लिए मुझे क्या करना है? परिवर्तन निकालने के लिए मुझे बच्चे क्या करना पड़ेगा? या ध्यान दीजिए, परिवर्तन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? परिवर्तन निकालने के लिए मैं फाइनल वाला जो है उसको इनिशियल से घटा दूंगा,
और ये किसके इक्वल होगा, अब बताइए ये किसके इक्वल होगा? ये होता है उन आवेशों को लाकर, कहां से लाकर? अनंत से लाकर क्या करना है? उस निकाय को बनाने में, उस निकाय की रचना करने में जो काम करना पड़ेगा, वही काम क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। काम किसका? एक्सटर्नल एजेंट का, एक्सटर्नल एजेंट का काम। ओके, लेकिन मुझे तो पता है ना कि यू वाई तो यू इन्फिनिटी है। क्या पता है? कि यू वाई तो यू इन्फिनिटी है, और यू इन्फिनिटी क्या है? यू इन्फिनिटी तो जीरो है, यानी मुझे एक्चुअली क्या मिलेगा? यू एफ मिलेगा। अच्छा, पहले पूरा सिस्टम चलूँ मैं। यू एफ माइनस जीरो इज इक्वल टू, ये कंटिन्यूसली चले जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली चले जा रहा है। डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का काम, डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल एजेंट का काम, ठीक है। तो यू एफ माइनस जीरो, यू इन्फिनिटी ना, मैं देखिए मैं अंतर ही निकाल रहा हूं, मैंने कहीं भी उल्लंघन नहीं किया, पीछे जो चीजें थी मैं उसको उसके हिसाब से चल रहा हूं। यू एफ माइनस यू आई, मैं परिवर्तन निकाल रहा हूं। अब उसमें मेरी क्या गलती है? यू आई इन्फिनिटी, यू आई यू इन्फिनिटी है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? यू इन्फिनिटी जीरो है तो मुझे क्या मिलेगा? ये यू एफ ही मिलेगा, और यू एफ चलो अभी अकेला है तो इसको यू नाम दे देता हूं। ये किसके इक्वल होगा? डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल एजेंट के काम के इक्वल होगा। इसीलिए आप किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा को कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हैं। देखिए परिभाषा आपके सामने है, यहाँ पे देख लीजिए, परिभाषा आपके सामने है बच्चे। अब आप परिभाषा पढ़िए, अब आपको परिभाषा समझ में आएगा कि बुक में ऐसा क्यों दिया होता है। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मैं परिवर्तन ही निकालते आ रहा था, मैं परिवर्तन ही निकालते आ रहा था। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोलो ठीक है परिवर्तन ही निकाल लेता हूं, लेकिन मुझे क्या मिल गया? मुझे यू मिल गया, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा मिल गई, जो कि किसके इक्वल है? निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर नजदीक लाकर निकाय की रचना के करने में करना पड़ता है। निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। क्या है? किसी भी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके इक्वल होती है? उन आवेशों को अनंत से लाकर, उन आवेशों को अनंत से नजदीक लाकर निकाय की रचना करना है ना आपको। निकाय की रचना करने में जितना काम करना पड़ेगा, आवेशों को कहां से? आवेशों को अनंत से नजदीक लाकर, सब बिखरे हुए हैं, कोई कहीं भी है, तो क्या करना है? उनको नजदीक लाकर इस निकाय की रचना करने में जितना काम करना पड़ेगा, वही उस निकाय की क्या हो जाएगी? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ये है भाई U इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल का एजेंट का काम। ठीक है, तो अब देखिए U किसके इक्वल हो जाएगा? ओके, W1 पहले आवेश को लेकर आओगे आप, तो मान लीजिए W1 काम करना पड़ा, मान लेते हैं दूसरे आवेश को लाए तो कितना काम करना पड़ा? W2 काम करना पड़ा। अब यहाँ पे दो ही आवेश हैं, हमको इन दो आवेशों की एक रचना करनी है, एक निकाय बनाना है, तो पहले आवेश को लाना पड़ेगा, फिर दूसरे आवेश को लाना पड़ेगा। पहले आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा? मान लीजिए W1 काम करना पड़ा। दूसरे आवेश को लाने में मान लीजिए कितना काम करना पड़ा? W2 काम करना पड़ा। तो ये जो काम करना पड़ेगा, इस निकाय को बनाने में जितना काम करना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगी? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? देखो अभी आप समझाएंगे, अभी आपको धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो, अगर मैं बोल दूं, आगे बढ़ रहा हूं मैंने क्या बोला कि मेरा आवेश अभी कहां पे है? अभी मेरे आवेश अनंत पे हैं। मेरे करण अर्जुन कहां पे हैं? देखो वो आएंगे नहीं, हम लाएंगे। करण अर्जुन को आपको लेकर आना है, अनंत पे हैं आपके करण अर्जुन। कहां बच्चे? Q1 Q2 कहां पे? अनंत पे हैं। कितनी दूरी पे हैं, क्या दूरी पे है नहीं मालूम है। अब आप क्या करते हैं? इस Q1 को लेकर आते हैं, लेकर आए आप। चलो Q1 को यहां लेकर आ गए आप, ये आप Q1 को लेकर आ गए, पहले आप Q1 को लेकर आ गए। अब देखिए, अच्छा हमने बोला है कि Q1 को लाने में कितना काम करना पड़ा? मान लीजिए W1 काम करना पड़ा, तो बताइए Q1 को लाने में कितना काम करना पड़ेगा? 0, शून्य काम करना पड़ेगा। अब सवाल है क्यों शून्य काम करना पड़ेगा? Q1 को लाने में शून्य काम क्यों करना पड़ेगा? देखिए इसका रीजन ये है कि यहां पे अभी कुछ है ही नहीं, यहां पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, उसको कोई आकर्षित करने वाला नहीं है, उसको कोई प्रतिकर्षित करने वाला नहीं है, ना उसको कोई रोकने वाला है, ना उसको कोई खींचने वाला है। आप बोलेंगे बेटा Q1 आ जाओ यहां पर, तो नहीं आएगा,
वो नहीं आएगा। बोलोगे ना बेटा Q1 यहाँ पे आ जाओ, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बोलेगा अंकल न्यूटन के नियम भी फॉलो करना है मेरे को। न्यूटन का नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहती है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगता। जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगता, तो जब तक इसमें कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो अपने आप यहां से यहां नहीं आ सकता। तो आप क्या करोगे, इसको तो हल्का टुचुक से पुश कर दिया। अब क्योंकि यहां पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एक बार टुचुक से बस देखो, आप कंटिन्यूअसली बल नहीं लगाओगे। कंटिन्यूअसली बल वहां लगाया जाता है जहां पे घर्षण हो, जहां पे फ्रिक्शन हो, और फ्रिक्शन से आपको ओवरकम करना है। यहां पे तो हमने उन चीजों की उपेक्षा कर दी है, हमने उनको कंसिडर ही नहीं किया। हम बोल रहे हैं कि कोई घर्षण नहीं है, कोई रेजिस्टेंस, एयर ओवर रेजिस्टेंस कोई नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। तो जब आप इसको टुचुक से टुच कर दोगे बस, तो ये बस अब मोशन में आ गया। अब मोशन में आ रहा यहां तक आया, आपने रोक दिया इसको, तो यहां पे रुक दिया। तो क्या आपने बहुत बल लगाया क्या यहां पर? नहीं, आपने कोई बल नहीं लगाया। आपको कोई बहुत पहाड़ को धक्का देना पड़ा क्या? नहीं। जब बल नहीं है तो काम काहे का? अरे कार्य की परिभाषा क्या है कि बल लगाओ और विस्थापन हो तब कार्य होता है। अगर बिना बल का विस्थापन हो रहा है तो भी वो काम नहीं है, और बल लगा रहे हैं और विस्थापन नहीं हो रहा है तो भी वो काम नहीं है। यहां पे पहला कंडीशन है, विस्थापन तो हुआ है लेकिन बल नहीं लगाया है। बल, वो नाम मात्र का बल हटा दीजिए, टुचुक से करना है बस, वो आराम से यहां पहुंच जाएगा। और अब देखिए, अच्छा तो तब ये तो आपको समझ में आ गया कि पहले आवेश को यहां तक लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर मैं दूसरे आवेश को लाने में, मान लो मैं बोलता हूं कि मुझे W2 काम करना पड़ रहा है, तो बताइए कितना काम करना पड़ेगा? अब देखो मुझे इस Q2 को लेकर आना है यहां से R दूरी पर, यहां पर लेके आना है। मान लो ये बिंदु P है, ओके। तो ऐसा कंडीशन आप पहले भी फेस कर चुके हो। जब इस आवेश को लेकर आओगे तो भैया ये आकर अपना एक एरिया बना चुका है, अपना एक इलाका बना चुका है, अपना एक विद्युत क्षेत्र बना चुका है। और एक पल को हम मान ले कि ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तब ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। और मान लो किसी क्षण ये Q2 जो है इससे कितना दूरी पर है? Q1 से, मान लेते हैं किसी क्षण वो Q1 से कितनी दूरी पे है? X दूरी पर है। तो कितना बल लगेगा भाई? प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा? Q1 Q2 अपन x स्क्वायर। ये परिवर्ती बल है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी ज्यादा है तो बल कम लगेगा, जैसे जैसे ये आवेश इसके करीब आएगा बल ज्यादा लगेगा। तो ये बल क्या कर रहा है? ये बल, ये इसको आप Fe नाम दे दो, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल है ये, जो उसको ढकेल रहा है। ऐसे में तो आपके सपनों की दुनिया कैसे बनेगी? आपको तो इसको लेकर आना है और एक निकाय बनाना है, तो आप बाहर से बल लगाएंगे। आप बाहर से बल लगाएंगे और इतना ही बल लगाएंगे लेकिन विपरीत दिशा में लगाएंगे। आप उतना ही बल लगाएंगे लेकिन विपरीत दिशा में लगाएंगे। तो इसको हमने क्या दे दिया? हमने नेगेटिव बोल दिया। F एक्सटर्नल जो आप लगा रहे हैं -K Q1 Q2 x स्क्वायर। और अब काम निकालना बड़ी बात नहीं है। काम कैसे निकाल लेंगे? पहले छोटा सा काम निकाल लेते हैं। आप छोटा सा काम के लिए क्या करेंगे? छोटा सा काम के लिए एक्सटर्नल इंटू dx, छोटा सा काम तो छोटा सा विस्थापन। अब पूरा काम निकालना है तो क्या करेंगे? इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां लाना है? अनंत से r दूरी पे लाना है, तो -K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। इसको हल कर लीजिए, आपको काम मिल जाएगा। यहां पे W2 रख सकते हैं आप, ठीक है? ये W2 ही मिलेगा आपको, इंटीग्रेट कर दिया ना, W2 मिलेगा आपको। लेकिन क्या मुझे इतना प्रपंच फिर से करना पड़ेगा? क्योंकि ये प्रपंच तो मैं पहले कर चुका हूं। जब मैं विभवांतर निकाल रहा था, जब मैं विभव निकाल रहा था, तो ये सारे खेल मैं पहले खेल चुका हूं। तो उस विभव को निकालने का क्या फायदा हुआ फायदा। आपको इन पूरी प्रक्रियाओं से होकर दोबारा नहीं गुजरना पड़ेगा। गुजर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। दूसरा तरीका भी है, यहां पर दूसरा तरीका भी है काम को निकालने का। वो तरीका क्या है? देखिए, ये अभी आवेश। अब देखिए, जब आप Q1 को वहां लेकर चले गए तो यहां पे केवल क्या बच गया? यहां पे केवल Q2 बच गया, और कहां पे बचा है? वो अनंत पे बचा है। तो अब आपके पास दो बिंदु हैं, आपको यहां पे लेके आना है और ये अभी अनंत पे है। किसको लेके आना है? Q2 को लेकर आना है। हम आते हैं विभवांतर की परिभाषा में। हम अगर देखें कि इस बिंदु VP, मतलब ये बिंदु P, यहां का जो विभव है और जो अनंत का विभव है, दोनों का अंतर किसके इक्वल होता है? याद है क्या विभवांतर की परिभाषा? आवेश को यहां से यहां लेकर जाइए तो कितना काम करना पड़ेगा? मान लेते हैं कि आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में इतना काम करना पड़ा। और लाना किसको होता है?
एकांक आवेश को लाना होता है। ओके, तो Vp माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू W इंफिनिटी टू P। अनंत और इस बिंदु P के विभवांतर किसके इक्वल होगा? एकांक आवेश को यहां से यहां तक लाने के काम के इक्वल होगा। एकांक आवेश के लिए इसने भाग दिया है उसको, लेकिन आपको मालूम है ना कि V इंफिनिटी क्या होगा? V इंफिनिटी विल बी जीरो। V इंफिनिटी विल बी जीरो। अनंत पे विभव जीरो होता है, ये आपको पता है क्या है? तो जब अनंत पे विभव है तो ये केवल Vp हो जाएगा, जो कि इक्वल है V इंफिनिटी से P डिवाइडेड बाई Q2। और अब यहां से मैं काम निकाल लूंगा कि अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। जिस आवेश को ला रहे हो और जिस बिंदु पर ला रहे हो उसके विभव का इंटू कर दीजिए, तो आप काम निकाल लेंगे। सही है ना? ये जिस आवेश को ला रहे हो, जिस बिंदु पर ला रहे हो, उस आवेश का और उस बिंदु P का जो विभव है वहां पे इंटू कर दीजिए। तो क्या आपको इस बिंदु P का विभव नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल मालूम है। इस बिंदु P का विभव कितना होगा? इस Q1 का ही तो विभव होगा ना। तो Vp कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई कितना? Q1 बाई R। Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। तो यहां से आप काम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? Q2 इंटू Vp यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, यानी कि W2 इज इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका, ये W2 आ गया, ये W1 आ गया। ये देखिए आपके पास गणित यहां पे है। क्लियर है? ये क्लियर है, ये भी क्लियर है। तो आपको कुल कितना काम करना पड़ा? आपको कुल जितना काम करना पड़ा होगा, चलो यही निपटा लेते हैं मामला, आगे कहां जा रहे हैं हम लोग। आपको कुल जितना काम करना पड़ा होगा पहले आवेश को और दूसरे आवेश को लाने में, जो कुल काम है वही क्या कहलाएगा? वही काम उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। यानी U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 तो जीरो है, W2 कितना है? Q1 Q2 बाई R। यही है क्या? यही है क्या दो बिंदु आवेश के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यही है? बिल्कुल यही है। अब देखिए ये कार्य के बराबर कैसे हो गया? बहुत आसान है। देखिए हमने बोला यहां पे कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई घर्षण नहीं है। तो जब आप आवेश को लेकर आते हैं, निकाय बनाते हैं, आप काम करते हैं। और यहां पे सिंपल सा काम करता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप जो काम करेंगे वो व्यर्थ हो ही जाएगा। वो किसी महान व्यक्ति ने कहा है, व्यर्थ नहीं जाता है बोया हुआ पसीना। यह हम सभी विद्यार्थियों के लिए है, मैं भी एक विद्यार्थी ही हूं। व्यर्थ नहीं जाता है बोया हुआ पसीना, अलबत्ता उगने में देर भले हो जाए। जो पसीना आप बोएंगे ना, जो मेहनत से जो पसीना आप बहाएंगे, उसका मतलब यही है, जो पसीना आप बहाएंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा बच्चा। हो सकता है आपको देर सबे सफलता मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। इसलिए उस आदमी ने कहा है कि व्यर्थ नहीं जाता है बोया हुआ पसीना, अलबत्ता उगने में देर भले लग जाए। तो जब यहाँ पे आप पसीना बहाएंगे, काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, आप आवेशों को लेकर आएंगे, निकाय बनाएंगे, तो काम किया है ना। आपका काम क्या होगा? आपका काम ही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। आपके द्वारा जो किया गया काम है वही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। ये आपके सामने है, ठीक है। और अब मान लो कि मेरे पास दो नहीं 3 आवेश निकाय है। क्या है? देखिए मेरे पास, देखिएगा। अब हम बात करते हैं 3 आवेश निकाय के लिए। 3 आवेश निकाय के लिए, 3 आवेश निकाय, 3 आवेश निकाय के लिए देख लेते हैं। 3 आवेश निकाय, ठीक है। तो देखते हैं, तो देख लेते हैं कि आवेशों का वितरण कैसा है। पहला आवेश मान लीजिए यहां पर है, दूसरा आवेश इधर कहीं पे है, तीसरा आवेश इधर कहीं पे है। नाम दे देता हूं, ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है, ये आवेश Q3 है। मान लेते हैं इनकी दूरी कितनी है आपस की, इसकी दूरी को हम R12 ले लेते हैं। इनके बीच की जो दूरियां हैं इसको R23 ले लेते हैं। इनके बीच में जो दूरियां हैं इसको हम लोग R13 ले लेते हैं। और इन बिंदुओं को कुछ नाम भी रख देते हैं। मान लीजिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है ना, ये बिंदु C है। ओके, तो अब अगर आपको इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो आपको मालूम है ना क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, कुल कार्य निकाल लो बस। इस निकाय को बनाने में, इस निकाय की रचना करने में जो कुल काम होगा वही क्या होगा?
स्थितिज ऊर्जा होगा। तो कैसे पहले आवेश को लाने में किया गया काम पढ़ा है ना, भी पीछे है, पहले आवेश को लाने में किया गया काम, दूसरे आवेश को लाने में किया गया काम, प्लस तीसरे आवेश को लाने में किया गया काम, चौथा होगा तो चौथे को भी ले लेंगे, पांचवा होगा तो पांचवे को भी ले लेंगे। अब आपको मालूम है ना कि पहले को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा बच्चा, पहले को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। W1 इज 0, W1 इज 0, व्हाट विल बी W2? W2 आप देखिए, ये याद रखेंगे, जिस आवेश को लेकर आते हैं और जिस बिंदु पर लेकर आते हैं उस बिंदु पर जो विभव है और जिस आवेश को लेकर आ रहे हो दोनों को इंटू कर लीजिए, आपको काम मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं किसको लेकर आ रहा हूं, मैं Q2 को लेकर आ रहा हूं। कहां पे लेकर आऊंगा? बिंदु B पर लेकर आऊंगा। तो इस बिंदु B पर अच्छा लेके तो मैं किसको आ रहा हूं? Q2 को लेकर आ रहा हूं। तो यार बच्चा इस अभी तो इस Q3 का रोल ही नहीं है, केवल अभी यहां पे कौन आया है? इसमें केवल Q1 आया है। तो इस बिंदु B पर केवल किसका विभव होगा? इस Q1 का विभव होगा, जो कि आपको मालूम है कितना होता है Q1 बाई दूरी कितनी है? दूरी है R12। ये दूरी कितनी है बच्चे? ये दूरी है R12। तो इसको जमा लो, आपको मिल जाएगा। जमा लीजिए, आप जमा लीजिए, W3 निकाल लीजिए। अब W3 के लिए भी वही खेल है, आप लेकर किसको आ रहे हो? आप लेकर आ रहे हो Q3 को। लेकिन अब देखिए कि इस बिंदु C पर कुल विभव कितना है। इस बिंदु C पर इस Q2 का भी विभव होगा, इस Q1 का भी विभव होगा, जो कि कितना हो जाएगा? Q1 का विभव Q1 अपॉन कितना, ये दूरी देखेंगे आप R18 प्लस 1/4πε0 Q2 कितना भाई? 2/3 है, R23। इसको जमा लीजिए, आपको W3 मिल जाएगा। और अगर आप तीनों को जोड़ देंगे, अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो आपको क्या नहीं मिल जाएगा? क्या नहीं मिल जाएगा? W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 प्लस W2 प्लस W3। चलो यहां पे भी 1/4πε0 है, बाहर आ गया। यहां पे क्या बच जाएगा? Q1 Q2 बच जाएगा, Q1 Q2, और दूरी कितनी है? R12 है, प्लस यहां पे कितना बच जाएगा? देख लीजिए, यहां बच जाएगा Q1 Q3 अपॉन R18 बच जाएगा, प्लस Q2 Q3 अपॉन क्या बच जाएगा? R23 बच जाएगा। तो देखिए ये किसके लिए आ गया? ये आ गया 3 आवेश निकाय के लिए, 3 आवेश निकाय के लिए। तो ये हमने निकाल लिया 2 आवेश निकाय और 3 आवेश निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। और अब आपके लिए न्यूमेरिकल है, ये आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए। इस होमवर्क को आप बनाइएगा, ओके। ये होमवर्क है आपके लिए, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, इसे आप सॉल्व करिएगा, ओके। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।